सत्यजीत ने कोमल को बहुत मनाने की कोशिश की कि वो घर छोड़कर ना जाए, लेकिन कोमल क्या सत्यजीत का साथ निभाएगी या फिर पैसा मिल जाने पर अपनी अलग ही दुनिया बसाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए तुम्हारे लिए, आपके अपने बुक ऑडियो पर। अब क्या हुआ कोमल? कम से कम पापा के घर लौटते तक तो रुक जाओ। अपना सामान समेटती कोमल से सत्य ने कहा। और उसके बाद क्या करूंगी सत्य? तुम लोगों की आर्थिक परेशानियों का ब्यौरा सुनने के अलावा अब रह क्या गया है इस घर में? कोमल ने कहा। तुम्हारे रहने से पापा को अच्छा लगेगा कोमल, कम से कम उनके लिए तो कुछ दिन रुक जाओ, सत्य ने कहा। तुम्हारे इस शहद से मीठी बातों का कारण मैं जानती हूँ सत्य। तुम यदि ये सोच रहे हो कि इस तरह बातें करके मुझे बेवकूफ बना लोगे और जो पैसा मैं तुमसे जीवन निर्वाह के लिए लेकर जा रही हूँ उसे वापस ले लोगे, तो तुम गलत हो। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी, कोमल ने कहा। तुम मुझे गलत समझ रही हो कोमल। सच कहा तुमने, मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाई। तुमसे प्यार किया था मैंने सत्य, और हमेशा करती रहती, पर तुमने मेरे प्यार का हमेशा अपमान किया है। एक नारी का दिल दुखाया है तुमने, इसीलिए आज संकट में हो, कोमल ने कहा। मैंने तुमसे हमेशा कहा कोमल कि मैं तुमसे प्रेम भले ही नहीं करता हूँ, पर पत्नी का सम्मान देने की कोशिश करता रहा, और तुम इस संकट के समय में साथ दो तो शायद हम एक दूसरे से प्रेम भी करने लग जाएंगे, सत्य ने कहा। जीवन भर संकट से ही तो गुजरती रही। सोचा था तुमसे प्यार करने से संकट दूर हो जाएगा, पर नहीं। मेरी तो किस्मत ही खराब है कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाला प्ले बॉय भी कर्जे में डूबा हुआ है, कोमल ने कहा। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता कोमल, पर मैं अच्छे समय के इंतजार में जीवन के सुनहरे समय को, अपनी इस युवावस्था को गंवा नहीं सकती, कोमल ने कहा। क्या यही प्यार था तुम्हारा? सत्य ने कहा। जब जीने के लिए पर्याप्त धन हो तभी प्रेम जीवित रह पाता है, कोमल ने कहा। तुमने प्रेम की दुहाई देकर मेरे सच्चे प्रेम से मुझे दूर कर दिया, और अब पैसों के लिए खुद को मुझसे दूर करना चाहती हो। ये सही नहीं है कोमल। मैं जो भी निर्णय लेती हूँ उससे पीछे नहीं हटती हूँ, और तुमसे तलाक का मेरा फैसला भी नहीं बदलेगा। तुम तो प्रेम को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते थे ना, तो जाओ अपनी उस भामा से कहो कि जिसका बाल बाल कर्ज में डूबा हुआ है उस सत्य से प्यार निभाए और तुम्हें इस संकट से उबार ले। मैंने अपने अपमान की कीमत ले ली है। तुम्हें तुम्हारे वकील ने बताया ही होगा कि जमीन बेचकर मिली शेष रकम को मैंने ले लिया है। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था कि तुम्हारे पापा अस्पताल में हैं और मैं अपना हिस्सा ले रही थी, पर मैं भी क्या करती। इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता था ही नहीं। मैं जानती थी कि अस्पताल से लौटने के बाद तुम लोगों की नीयत बदल सकती है, जबकि मुझे अपने बुटीक खोलने के लिए पैसों की जरूरत है। ठीक है कोमल, जब तुमने मन बना ही लिया है तो अब मैं नहीं रोकूंगा, सत्य ने कहा। भाभी सामान लेकर कहाँ जा रही हैं भैया? दरवाजे पर कोमल से मिलने के बाद भी उनके द्वारा बात नहीं किए जाने पर राखी ने आते ही पूछा। तुम मुझे देख पा रही हो राखी? सत्य राखी को बिना सहारे के चलकर आते देख पूछा। हाँ भैया, अब मैं सबको देख सकती हूँ। मेरे जीवन में भी अब अंधेरे उजाले का फर्क है। राखी खुशी से भैया के गले मिलकर रो पड़ी। अब क्यों रो रही हो? सत्य ने कहा। खुशी के आंसू है भैया। जब से मैं इस दुनिया को देखने लगी हूँ ऐसा लगता है कि अब हमारे दुख का समय चला गया। देखो, मुझे आंखें मिल गई हैं और आज पापा की भी तो सकुशल घर वापसी है, राखी ने कहा। हाँ राखी, मैं भी इसी उम्मीद में हूँ, सत्य ने कहा। पर सिर्फ उम्मीद करने से क्या होगा, पूरब ने कहा। पूरब तुम? सत्य ने आश्चर्य से पूछा। मुझे मालूम पड़ा सत्य कि तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हारी फैक्ट्री भी नीलाम होने वाली है, तो मिलने आ गया, पूरब ने कहा। हाँ पूरब, मेरे पास समय ही नहीं रहा कि अपनी संपत्ति को नीलाम होने से बचा सकूं। पापा का जीवन मेरे लिए अन्य कार्यों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तुमने सही किया सत्य।
पर हमारे पास 2 दिन का समय अब भी है और मैं चाहता हूँ कि बैंक का कर्ज चुकाकर अभी भी नीलामी की बेइज्जती से बचा जा सकता है। क्यों मजाक कर रहे हो पूरब? यदि मेरे पास इतना रुपया होता तो ये स्थिति ही उत्पन्न नहीं होती, सत्य ने कहा। मजाक नहीं, एक समाधान लेकर आया हूँ सत्य, पूरब ने कहा। कैसा समाधान? सत्य ने पूछा। मेरे पास एक खरीदार है जो तुम्हारे दोनों फर्म को खरीदना चाहता है। उससे पैसा लेकर बैंक का कर्ज चुका सकते हो, पूरब ने कहा। प्रस्ताव तो अच्छा है, परंतु खरीदने वाला हमें कल तक पैसा दे पाएगा? सत्य ने कहा। दे पाएगा नहीं, मैं तो तुम्हारे नाम का चेक लेकर आया हूँ। सामने वाले मेरा मतलब कि खरीदार तुम्हारी सारी स्थितियों से परिचित है, पूरब ने कहा। तुमने सही समय पर मेरी समस्या का समाधान लाकर दोस्ती का मान तो रखा ही है, साथ ही मेरे घर की इज्जत भी बचा ली। मैंने बहुत प्रयास किया था कि दोनों फर्मों को बेचकर बैंक का कर्ज चुका दूं, पर जितने भी खरीदार आए मेरी मजबूरी का फायदा उठाते हुए पानी के मोल खरीदना चाहते थे, जिसमें बैंक का कर्ज भी चुकाया नहीं जा सकता था। अंत समय में ही सही, पर तुम जो प्रस्ताव मेरे लिए लेकर आए हो उसका एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। कहते हुए सत्य की आंखें भीग गई। भैया, आप पूरब भैया के साथ जाओ और खरीदार से मिलकर बैंक का कर्ज चुका दो। पापा को मैं घर ले आऊंगी, राखी ने कहा। राखी, तुम जाओगी? पूरब ने आश्चर्य से पूछा। हाँ पूरब भैया, अब मैं देख सकती हूँ। राखी की आंखों में खुशी थी। ये तो बहुत खुशी की बात है, पर सत्य को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बैंक का जो पेपर आया है वो मुझे दे दो, बैंक में पैसा मैं जमा करा दूंगा, पूरब ने कहा। पर सामने वाला हमें बिना कोई लिखा पढ़ी के पैसा कैसे देगा? सत्य ने कहा। मुझ पर विश्वास करो और सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, पूरब ने कहा। अविश्वास वाली कोई बात ही नहीं है, मैं तो औपचारिकता की बात कर रहा था। ये लो पेपर, अपने बैग से निकालकर बैंक ऋण वाली नोटिस को देते हुए सत्य ने कहा। माँ का फोन आया है भैया, बात कर लो, राखी ने सत्य को मोबाइल देते हुए कहा। हाँ माँ, अस्पताल जल्दी आओ बेटा, यहाँ से छुट्टी मिलने के बाद तेरे पापा घर जाने के लिए आतुर हो रहे हैं। बस माँ, मैं अभी निकल ही रहा हूँ, आधे घंटे में पहुँचता हूँ, सत्य ने कहा। तुम पापा को लेने जाओ भैया, मैं उनके स्वागत की तैयारी करती हूँ, राखी ने कहा। मैं भी बैंक जाता हूँ, पूरब ने कहा और सत्य के साथ ही निकल पड़ा। हेलो, राघव का नंबर देखते ही राखी ने तुरंत फोन उठा लिया। तुम्हारे पापा घर आ गए क्या? राघव ने पूछा। आधे घंटे में आ जाएंगे, राखी ने कहा। ठीक है, तो हम लोग भी कुछ देर में तुम्हारे घर के लिए निकल रहे हैं, दादी और भामा भी साथ आ रही हैं, राघव ने कहा। आज का दिन बहुत अच्छा है राघव, सब कुछ मन चाहा हो रहा है। मैं चाहूंगी कि इस शुभ अवसर पर मैं तुम्हारे बारे में सबको बता दूं। राखी का चहकना राघव को अच्छा लग रहा था और वह चाहता था कि राखी की ये खुशी कायम रहे। फिर भी उसने कहा, अभी नहीं राखी, थोड़ा रुक जाओ, मैं पहले भामा से बात कर लूं। ठीक है, जैसा तुम कहो, राखी ने आगे कहा। अब माँ का फोन आ रहा है, तुम अभी फोन रखो। क्या बात करने वाले हो मुझसे राघव? पीछे खड़ी भामा ने पूछा। वो बात ये है कि अरे, तुम तो ऐसे झिझक रहे हो जैसे शादी के लिए लड़की का नाम बताने वाले हो, भामा ने कहा। पर तुम कैसे जान गई? राघव ने कहा। मतलब सच में तुम्हें कोई लड़की पसंद आ गई है? भामा को ताज्जुब हुआ। हाँ, राघव ने सोचा कि यही समय है भामा को मन की बात बताने का। क्या मैं उस खुशनसीब का नाम जान सकती हूँ? और तुमने घर में बात कर ली है क्या? भामा की भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पहले तुमसे तो बात कर लूं, तुम्हारी हाँ के बाद ही मम्मी पापा से बात करूंगा, राघव ने कहा। और मैंने ना कह दिया तो? भामा ने अकड़ दिखाई। तो बात घर वालों तक पहुंचेगी ही नहीं, राघव ने कहा। तुम तो गंभीर हो गए राघव,
मैं जानती हूँ कि तुम्हारी पसंद हम सबको पसंद आएगी, पर लड़की कौन है ये तो बता दो। मैं कभी उससे मिली भी हूँ या नहीं? भामा ने पूछा। सिर्फ मिली ही नहीं हो, बल्कि उसे अच्छे से जानती हो, राघव ने कहा। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है, जल्दी बताओ राघव, हमें राखी के घर भी जाना है। तो लगे हाथ मेरे लिए उसका हाथ भी मांग लेना, राघव ने कहा। मतलब राखी? क्यों, मेरी पसंद ठीक तो है ना? राघव ने झट से पूछा। फिलहाल तो अभी चलो उसके घर, फिर बताती हूँ तुम्हें, भामा ने बाहर निकलते हुए कहा। राघव चुपचाप भामा के पीछे निकल चला। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि भामा के दिमाग में क्या चल रहा है। राघव और राखी के रिश्ते की बात सुनकर सत्यभामा खुश है या दुखी, क्या राघव जान पाएगा? जानेंगे कहानी के अगले भाग में।